नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने अपना सर्किल का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज उसे आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे सर्किल से रिलेटेड एरिया कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम थियोरी डिस्कस करेंगे और उसमें सीक्वेंशियली तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है और इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्किल की, और इसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्किल की, और इन तीनों का एरिया कैसे निकलता है इसके बारे में। ये तीनों डिस्कस करने के बाद हम इन तीनों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर आज के क्लास में ही खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, आराम से सुनना, बिना समय गवाए हुए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला जो है आप सभी को पता होगा। अगर एक सर्किल हमने ये बना लिया है जिसका सेंटर O है और इस सर्किल का रेडियस R है, इसे मैंने P नाम दे दिया है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका रेडियस क्या था R, तो पाई R स्क्वायर हो गया। और सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल विल बी 2 पाई R, 2 इंटू पाई इंटू R, वेयर R इज रेडियस ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का क्या मतलब हुआ, इस सर्किल के अंदर ये जो इनक्लोज्ड पोर्शन है इसका क्या एरिया है, ये हमने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर से। और ठीक इसी तरह ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का क्या मतलब हुआ, ये सब आपने पहले पर रखा है। ये सर्किल की जो बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, इस बाउंड्री का क्या लेंथ हुआ, ये हुआ हमारा सरकमफ्रेंस। तो ये सब हमने पहले ही पढ़ रखा है। एक रिफ्रेश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो एक्चुअल हमारा अभी का टॉपिक है, कंसेंट्रिक सर्किल्स। देखो, कंसेंट्रिक सर्किल्स होते क्या हैं। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर सिंपली एक सर्किल बना दिया विथ सेंटर O, इस सर्किल की रेडियस जो है ये कैपिटल R मैंने बोल दी, OP। तो OP इज कैपिटल R। अगर इसी पॉइंट O को सेंटर लेते हुए मैं एक और सर्किल बना दूं और जिसकी रेडियस है इस सर्किल की OQ, दैट इज स्मॉल r, तो ये दोनों सर्किल, बाहर वाला सर्किल को अगर मैं C1 बोल दूं और अंदर वाले छोटे सर्किल को मैं C2 बोल दूं, तो C1 एंड C2 आर कंसेंट्रिक सर्किल्स। ये दोनों कॉन्सेंट्रिक क्यों हैं? देखो, कॉन्सेंट्रिक जिसका सेंटर एक ही हो O और रेडियस डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों सर्किल कंसेंट्रिक हो गए। इसी तरह एक और सर्किल अगर मैं बीच में बना दूं जिसका भी रेडियस O है, तो ये तीसरा सर्किल C3 भी कंसेंट्रिक हो जाएगा। मतलब C1, C2 और C3 कंसेंट्रिक सर्किल होंगे। तो एक कंसेंट्रिक सर्किल ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना रखा है। ये देखो, इसमें जो सेंटर O है सर्किल का, और दो सर्किल दिख रहे होंगे। बाहर वाला सर्किल जिसे मैं C1 बोल देता हूँ, जो कि बड़ा सर्किल है, और अंदर वाला सर्किल छोटा सर्किल, इसे मैं C2 बोल देता हूँ। बड़े सर्किल C1 का रेडियस क्या है, कैपिटल R, और छोटे सर्किल C2 का रेडियस क्या है, स्मॉल r, और दोनों सर्किल का सेंटर क्या है, O। इसलिए ये दोनों सर्किल कंसेंट्रिक हैं। अब हमें कोई कहे कि बड़े सर्किल एरिया ऑफ C1, सर्किल C1 जो बड़ा सर्किल है वो क्या होगा, तो हमें पता है पाई R स्क्वायर। रेडियस क्या है बड़े सर्किल का, कैपिटल R। और हमें कोई पूछे कि एरिया ऑफ C2 छोटे वाले सर्किल का, तो हम सिंपली पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि छोटे वाले सर्किल का रेडियस R है। लेकिन अगर हमें कोई कहता है इन दोनों सर्किल के बीच में जो ये शेडेड रीजन है, ये जो पिंक शेडेड है जिसे मैंने मार्क कर दिया है, इस शेडेड रीजन का क्या एरिया होगा, तो वो निकालने के लिए अगर मैं एरिया ऑफ C1 में से एरिया ऑफ C2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, विल बी एरिया ऑफ दिस पिंक रीजन। ये पिंक रीजन जो यहाँ पे मार्क कर रखा है, देखो एरिया ऑफ C1 क्या होगा, ये पूरा रीजन, ठीक है। और एरिया ऑफ C2 क्या होगा, ये अंदर वाले सर्किल का। तो अगर इस पूरे में से अंदर वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचेगा क्या, ये पिंक रीजन। उसके बाद हमारे पास ये पिंक रीजन का एरिया बचेगा। तो सिंपली ये एरिया ऑफ पिंक रीजन या एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, बड़े वाले सर्किल का एरिया, माइनस पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, छोटे वाले सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ C2। और इसे हम पाई कॉमन लेके R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय कंसेंट्रिक सर्किल्स। दो कंसेंट्रिक सर्किल के बीच का एरिया निकालने का ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में पाई दे रखा है, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो वैल्यू इसकी दी हुई है वही यूज करेंगे। वो वैल्यू हो सकती है 22/7 दिया हो,
या फिर 3.14 दिया हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। तो उम्मीद करता हूँ कंसेंट्रिक सर्किल बहुत ही इजी था, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने अगले कंसेप्ट सेक्टर ऑफ ए सर्किल की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं सेक्टर होता क्या है सर्किल का और उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। देखो, सेक्टर ऑफ ए सर्किल समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक सर्किल बना लिया। इस सर्किल का सेंटर O है। देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। इसके बाद इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट मैंने मार्क कर लिए, पॉइंट A और पॉइंट B। तो आप सभी को पता है कि ये AB जो है ये एक आर्क है। आर्क को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर्क AB। इस आर्क AB के दोनों एंड पॉइंट को मैंने सेंटर से कनेक्ट कर दिया। मैंने A को O से कनेक्ट कर दिया और मैंने B को भी O से कनेक्ट कर दिया। तो अभी आप देख रहे होगे कि ये जो रेडियस OA है, ये रेडियस OB है और ये आर्क AB, इन तीनों से मिलकर एक रीजन बन गया सर्किल का, जिसे मैं अभी शेड कर दे रहा हूं। ये देखो, ये जो शेडेड रीजन है, इस रीजन को मैं S1 बोलता हूं। ये S1 हो गया हमारा वन ऑफ द सेक्टर। ये हो गया सेक्टर। यहाँ पे मैंने थोड़ी जगह खाली रखी है, यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिखूंगा अभी थोड़ी देर में। अब देखो, अगर ये S1 एक सेक्टर है तो इस सर्किल में जो बचा हुआ खाली एरिया हुआ उसे क्यों ना मैं एक बार और शेड कर दूं। अब इसमें कौन सा एरिया खाली बचा है? ये बाहर वाला, ये वाला एरिया। इस एरिया को अगर मैं S2 बोलूं तो ये S2 भी हो गया हमारा एक सेक्टर। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने एक स्पेस खाली छोड़ी है, इन दोनों स्पेस को मुझे फिल करना है। तो इस सेक्टर को हम लोग सबसे पहले नाम कैसे देंगे वो समझ लो। ये जो सेक्टर S1 है ये किस चीज से बना है? ये बना है OA रेडियस, OB रेडियस और AB आर्क, इन तीनों के बीच का जो एरिया है उससे मिलके बना है। तो सेक्टर S1 को हम लोग OAB ऐसा बोलते हैं। ठीक उसी तरह अगर S2 सेक्टर को हम लोग पकड़ें तो ये S2 सेक्टर किससे बना है? OA, और इस पॉइंट को अगर मैं C लिख दूं तो S2 सेक्टर बना है OACB। ये हो गया हमारा S2 सेक्टर। अब देखो, ये जो S1 है ये डेफिनेटली S2 से छोटा है, तो जो भी सेक्टर छोटा रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। तो ये जो यहाँ पे गैप था इसे माइनर वर्ड से फिल कर दिया मैंने। तो S1 है हमारा माइनर सेक्टर। नेचुरली S2 जो है वो हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेक्टर कैसे बना है, किस एरिया सर्किल के किस रीजन को हम सेक्टर कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आपके सामने मैंने एक फिगर ऑलरेडी बना रखा है। इसमें देखो, ये सर्किल है विथ सेंटर O। ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये B हो गया। इस आर्क AB के एंड पॉइंट यानी कि A और B से मैंने रेडियस बना लिया, यानी कि A और B दोनों को सेंटर से कनेक्ट कर दिया। तो ये दोनों रेडियस R हो गए। ये जो इनक्लोज्ड रीजन बना इन दोनों रेडियस और इस आर्क AB के बीच, ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर। तो नेचुरली अगर इस पॉइंट को मैं C बोल दूं तो ये ACB यानी कि ये रेडियस OA, रेडियस OB और ये वाला आर्क ACB, आर्क ACB, या फिर इसे मेजर आर्क AB भी कह सकते हैं। इस आर्क ACB और इन दोनों रेडियस के बीच जो इनक्लोज्ड एरिया बचा ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। यही मैंने अभी आपको बताया। तो मेजर सेक्टर है हमारा S2, माइनर सेक्टर है हमारा S1। अब बात आती है कि इस माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, अगर इन दोनों का हमें कोई बोल दे कि एरिया निकाल के बताओ तो मुझे, तो कैसे निकालोगे? देखो, सर्किल है, अगर सर्किल का रेडियस R है तो सर्किल का एरिया हम सबको पता है सिंपली पाई R² होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इस माइनर सेक्टर यानी कि इस S1 का और इस मेजर सेक्टर यानी कि S2 का एरिया कैसे निकलेगा, अभी नेक्स्ट सेक्शन में उसको देख लेते हैं। देखो, फिर से हमने वही सर्किल अज्यूम किया विद सेंटर O। इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, इसे B बोल दिया। रेडियस सर्किल की R है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर। सबसे पहले हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे उस पे फोकस करते हैं। अब देखो, अगर आप इस दोनों पॉइंट A और B को सेंटर से कनेक्ट कर दोगे तो ये दो लाइन बनी AO और AB। इन दोनों के बीच जो एंगल है इसे मैंने थीटा एज्यूम कर लिया। अब सर्किल का एरिया, ये जो पूरा सर्किल है इसका अगर सेंटर O है और रेडियस R है, इसका एरिया पाई R² होता है। अब एक चीज आप समझो कि ये सेक्टर जो है इस केस में
ये एंगल माइनर सेक्टर के केस में थीटा है। ये सेक्टर थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि थोड़ा और बड़ा हो जाए। ये एंगल अगर थीटा है, मैंने एज्यूम कर लिया कि थोड़ी देर बाद ये लाइंस कुछ मैंने यहाँ बना ली, तो ये एंगल जो है ये अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा डेफिनेटली थीटा से बड़ा होगा। इस केस में सेक्टर हो गया हमारा ये वाला। उसी तरह अगर ये एंगल अल्फा बढ़ता चला जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब ये एंगल अल्फा बढ़ते बढ़ते पहले ये 180 होगा। 180 कब होगा? जब ये लाइन पूरी सीधी हो जाएगी। और इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जब ये एंगल अल्फा 360 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये अल्फा 360 डिग्री हो गया, उस केस में वो सेक्टर जो है वो खुद ही एक सर्किल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड आपको याद होगा, तो आप देखो कि अगर अल्फा की वैल्यू 360 डिग्री है तो ये पूरी तरह से एक सर्किल हो गया। तो एरिया क्या होगा सर्किल का? पाई आर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट केस में अगर आप मान लो अल्फा 1 डिग्री है तो एरिया क्या होगा उस सेक्टर का? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री होगा। हमने क्या एज्यूम किया है हमारे केस में कि ये जो एंगल है ये थीटा है। तो अगर अल्फा की वैल्यू कुछ थीटा डिग्री दे रखी है तो एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये जो यूनिटरी मेथड से सेक्टर का एरिया मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको रट्टा मारने लगते हैं कि सेक्टर का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, उन्हें समझ में कुछ आता नहीं ये कहाँ से आया है। तो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यूनिटरी मेथड से आया है। अगर 360 डिग्री है ये एंगल थीटा तो पूरा सर्किल हो गया ना। उस केस में एरिया क्या होगा सेक्टर का? सेक्टर विल बी नथिंग बट अ सर्किल। उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर ये 1 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर बाई 360। अगर ये थीटा होगा तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यही हमारा सेक्टर का एरिया हो गया माइनर सेक्टर का। अब हमारे लिए मेजर सेक्टर का एरिया निकालना बहुत ही इजी हो गया है। देखो माइनर का एरिया हमें मिल गया ये है, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये होगा एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि हमने यहाँ ऑलरेडी निकाला है। दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। इन दोनों में पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये सब आप फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअली अगर आपने समझ लिया है तो एग्जाम में आप विद इन अ सेकेंड इसे लिख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम इसमें कहीं भी नहीं आएगी। एक चीज और ध्यान दो, इस पूरे सर्किल जिसका सेंटर O है, इसका अगर मुझे कोई सरकमफ्रेंस लिखने बोले, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, पूरे सर्किल का, तो मुझे क्लियरली पता है वो 2 इंटू पाई इंटू आर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि ये जो आर्क ए बी है, इस आर्क ए बी का लेंथ क्या होगा, अगर इसे मैं L बोल दूं तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी ये क्या होगा? देखो इसे एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग खुद सोच के देखो कि ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या होगा। इसके लिए भी हमें यूनिटरी मेथड ही लगाना है। एक हिंट मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले आप ध्यान दो कि सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जब पूरे सर्किल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ उस समय ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? 360 होगी। तो जब थीटा 360 है तो सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर। थीटा अगर 1 डिग्री होगा तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। और थीटा इसकी एंगल, इस एंगल की वैल्यू अगर थीटा डिग्री हो गई है तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। ये 2 को 180 कर दिया, 360 को 2 से डिवाइड करके, तो ये हो गया पाई आर इंटू थीटा बाई 180 डिग्री। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी हमने क्या निकाल लिया? पाई इंटू आर इंटू थीटा बाई 180 डिग्री। अब इसी तरह अगर हमसे पूछे कोई कि ये तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी हुआ, अगर आपसे कोई पूछे कि ये ए सी बी, लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, इसे हम लोग मेजर आर्क ए बी भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखो पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर। इसमें से मैंने ये जो हमारा निकला माइनर आर्क की लेंथ पाई आर
इंटू थीटा बाई 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारे लिए निकल गई लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए सी बी, यानी कि ये वाली लेंथ, ये लेंथ, इसे अगर कैपिटल एल बोले तो ये कैपिटल एल हमारे लिए हो गई पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस माइनस ये माइनर आर्क की लेंथ ए बी की लेंथ। तो सेक्टर से रिलेटेड जो भी एरिया और सरकमफ्रेंस है वो बस इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे लिमिटेड है हमारे क्लास 10th के सिलेबस में। उम्मीद करता हूं आप सेक्टर का एरिया और सेक्टर जिस आर्क से बना है उस आर्क की लेंथ दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्किल किसे कहते हैं। देखो आपके सामने एक सर्किल मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसका सेंटर O है, सर्किल का सेंटर O है। इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। तो ये जो आर्क बना AB, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्क है AB तो इसकी लेंथ छोटी है किसके कंपैरिजन में, ये जो दूसरी आर्क है AB ये भी तो AB हुआ। अगर मैं इस आर्क को बीच में कोई और पॉइंट देके ACB ना बोलूं, अगर इसे C बोल दिया तो ACB बोल सकते हैं, अगर C नहीं है तो इसे भी हम आर्क AB ही बोलेंगे। तो यहाँ पे AB 2 आर्क बन गई, ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली। तो छोटी वाली जो है वो होगी माइनर आर्क AB, तो ये हो गई हमारी माइनर आर्क AB, और ये जो बड़ी वाली है ये होगी हमारी मेजर आर्क AB। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी मैं माइनर आर्क AB मेजर आर्क AB बोलूं तो आपको पता होना चाहिए मैं किस AB को रेफर कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने 2 पॉइंट एज्यूम कर लिए A और B, और ये जो माइनर आर्क AB है इस आर्क AB के दोनों एंड पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया मैंने, A और B को कनेक्ट कर दिया। तो A और B को कनेक्ट करके 2 रीजन बने। देखो ऊपर वाला जो बड़ा रीजन है उसे येलो से शेड किया गया है, ये वाला रीजन, और नीचे वाला रीजन जो छोटा वाला है उसे ग्रीन से शेड किया गया है। तो जो छोटा रीजन है ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया। जब इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट AB को मैंने ज्वाइन कर दिया तो सर्किल 2 भागों में बट गया। जो बड़ा वाला हिस्सा है वो मेजर सेगमेंट हो गया, जो छोटा वाला हिस्सा है वो माइनर सेगमेंट हो गया। और सेगमेंट के केस में जैसे हमने सेक्टर में निकाला था कि सेक्टर का क्या एरिया होगा, अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे ये देखने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्किल बना लिया है। इस सर्किल का सेंटर मैंने O ले लिया और 2 पॉइंट ले लिए मैंने A और B, AB को मैंने जोड़ दिया। तो ये जो एरिया है हमारा ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, इसे हमने S बोल दिया, और ये S जो है यही एरिया हमें निकालना है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, A को O से ज्वाइन कर दूंगा और B को भी मैं O से ज्वाइन कर दूंगा। अब अगर मुझे ये जो रेड शेडेड रीजन है S, ये S क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो S जो है ये मैं किस तरह निकाल सकता हूँ, देखो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये पूरा एरिया ये OAB, इस फुल एरिया को ले लूं, इस फुल एरिया को, और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये वाला एरिया, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट, यानी कि ये S की वैल्यू। तो यही हमारा काम है। तो हमें क्या मिल गया कि सेगमेंट का एरिया जो है वो सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया होगा। अब ये सेक्टर का एरिया हमने अभी अभी निकाला है। अगर ये वाली एंगल जो है ये पूरी एंगल थीटा है तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, दिस विल बी पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 बोल दो। ये हमें ऑलरेडी पता है, अभी अभी हमने इसे डिराइव कर लिया। तो हमारे पास क्या बचा, इस ट्राइंगल OAB का एरिया निकालना। अगर किसी तरह मैं इस ट्राइंगल OAB का एरिया निकालने में सक्सेसफुल रहता हूं तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि ये S हमें मिल जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब फोकस करते हैं इस ट्राइंगल OAB, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि अगर इस कॉर्ड AB पर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं, यानी कि O से मैं इस कॉर्ड AB पर परपेंडिकुलर डाल दूं, इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया। तो ये जो पूरी एंगल थीटा है ये लाइन OD इसे 2 बराबर एंगल में डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2। इसके साथ साथ हमें OA की लेंथ पता है R और OB की लेंथ भी पता है R, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्किल है। अब एक चीज आप गौर करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB होगा क्या, कैसे हम इसे निकालेंगे। तो ये निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये करेक्ट होगा, हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या ले सकते हैं हम लोग इसमें AB,
ये हमारा बेस है। और हाइट क्या ले सकते हैं, ओडी, क्योंकि ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ओडी ले लिया। ऐसा करके हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी निकालने में क्या हमें चीज चाहिए, कौन से मैट्रिक्स से चाहिए, उसे और ब्रेक डाउन कर लिया। हमें किसी भी तरह ए बी और ओडी की लेंथ निकालनी है। तो अब इन दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप किस में फोकस करो, सबसे पहले यू हैव टू फोकस इन ट्रायंगल ओ ए डी। इस ट्रायंगल में फोकस करो। ये एंगल थीटा बाई 2 है, ठीक। अगर मैं साइन थीटा बाई 2 लिखूं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, एडी, और हाइपोटेनस क्या है, ओ ए। ये एडी कैसे परपेंडिकुलर हुआ, ये सब हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सीरीज ऑलरेडी लाइव है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री उसमें क्वेश्चंस के साथ, थ्योरम्स और सारे थियोरी पॉइंट्स के साथ अच्छे से समझाई गई है। एडी हमें निकालना है, और ओ ए जो है ये आर ऑलरेडी हमें पता है, तो एडी की लेंथ क्या हो गई, आर इंटू साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ बी डी, ये वाला ट्रायंगल ओ बी डी, इसमें से अगर मैं एडी की तरह ही बीडी निकालूं तो ये भी हमारा निकलेगा साइन थीटा बाई 2। अब एडी और बीडी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इसे मैं जोड़ दूं तो एडी प्लस बीडी, ये क्या हो जाएगा, ए बी। और ए बी हमें वन ऑफ द मैट्रिक्स था जो निकालना था, तो ए बी हमारा क्या हो गया, आर साइन थीटा बाई 2 प्लस आर साइन थीटा बाई 2, दैट इज 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2। इसे इक्वेशन 2 बोल दो। अब हम लोग फोकस करेंगे ओडी पे। तो अब फिर आप इन ट्रायंगल ओएडी देखो, अगर मैं कॉस ऑफ थीटा बाई 2 लूं तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, ओडी, हाइपोटेनस क्या है, ओए। ओडी हमें निकालना है, क्यों, ओडी सेकेंड पॉइंट है ना जो हमें निकालना है, ओए आर है, तो ओडी क्या निकल गया, आर कॉस थीटा बाई 2। इसे हमने 0.3 बोल दिया। अब जब हमें ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं, इसके बाद हमारे लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ डी, दैट इज हाफ इंटू ए बी। हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या निकाल रखा है, 2r साइन थीटा बाई 2, और ओ डी क्या निकाल रखा है, इंटू आर कॉस थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या बचा हमारे पास, r इंटू ये वाला r, तो ये r स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा बाई 2 यहाँ से उठा लिया, और कॉस थीटा बाई 2 यहाँ से उठा लिया। इसे इक्वेशन 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हमें पता चल चुका है, और साथ में ये हमें पता चल चुका है, सेक्टर ऑलरेडी पता है, तो एरिया ऑफ ये सेगमेंट निकालना हमारे लिए अब बहुत ही इजी हो गया। एरिया ऑफ सेगमेंट एस, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये हमने यहाँ पे क्या निकाला, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्यों, ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी हमने पहले निकाला था ना, यहाँ भी मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है आपके लिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे लिए क्या हो गया, इन दोनों टर्म्स में से हमने ये आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको बड़ा लग रहा है, याद नहीं करने की इच्छा है, कोई जरूरत नहीं है इसे याद करने की, इसका डेरिवेशन 2 मिनट का काम है। अभी मैंने समय लेके आपको समझाया है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगा है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल टू डिराइव। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स का जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें थ्योरी के पोर्शंस जो है वो सभी हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। अब हम लोग एक एक करके इन थियोरी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा सारा कंफ्यूजन जो भी बचा हो थियोरी पॉइंट्स में वो दूर हो जाएगा। क्वेश्चंस करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बेसिकली 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन है जो हमारे पास बार बार दिखेंगे हमारे एक्सरसाइज में, जो भी आप बुक यूज कर रहे हो उसके एक्सरसाइजेज में वो दिखेगा। तो उन 2 पॉइंट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर मैंने एक सर्किल बनाया और एक सर्किल अंदर ही मैंने ऐसा बना दिया कि ये बाहर वाले सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये पॉइंट P है। अंदर वाले सर्किल यानी कि ये छोटे वाले सर्किल की सेंटर जो है, इसे मैंने C1 बोल दिया, और जो बड़ा सेंटर सर्किल है उसका सेंटर मैंने C2 बोल दिया। तो ये जो छोटे सर्किल का रेडियस है R, इसे सपोज दिस रेडियस इज R1, और ये जो बड़ा सर्किल है इसका रेडियस लेट अस अज्यूम टू बी R2।
तो इन दोनों सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? C1 C2, ये डिस्टेंस क्या होगा? ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस होगा R2 माइनस R1। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये रेडियस R2 है, इसी तरह अगर मैं इस C2 को P से भी कनेक्ट कर दूं तो ये भी तो R2 ही होगा, ये भी R2 होगा ना। और ये जो C1 है, इसको जब P से कनेक्ट किया हुआ है तो ये R1 है। क्यों? ये छोटे सर्किल का रेडियस R1 है। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है C1 C2, ये क्या होगा? R2 माइनस R1। ये एक कंसेप्ट था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइजेज में दिखेंगे। यहाँ दो सर्किल इंटरनली टच कर रहा है। अब अगर मैं कुछ ऐसा केस मानूं कि एक सर्किल C1 है और इसको एक सर्किल टच कर रहा है। ये सर्किल है C1, सॉरी, इस सर्किल का सेंटर है C1 और इस सर्किल का सेंटर है C2। दोनों सर्किल एक दूसरे को एक पॉइंट P पे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। यहाँ पे इंटरनली टच कर रहे थे, यहाँ पे ये C2 जो है C1 के बाहर है। अब C1 को मैंने P से ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस R1 है, और P को मैंने C2 से ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस R2 है। यानी सर्किल विथ सेंटर C2 हैज रेडियस R2 एंड सर्किल विथ सेंटर C1 हैज रेडियस R1। तो जो C1 C2 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी R1 प्लस R2। ये R1 प्लस R2 क्यों होगा? ये समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर मैं एक टैंजेंट बनाऊं तो ये टैंजेंट इन दोनों रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब C1 P और C2 एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, इसलिए C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चंस में कभी भी इस तरह के सर्किल्स मेंशन किए जा सकते हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो। उस केस में उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा। एक इशू क्वेश्चंस में कई बार और भी हमें दिख सकता है इस चैप्टर में, कि हमें दिया रहेगा कोई गाड़ी है, उसका व्हील, उसका पहिया घूम रहा है लगातार। जैसे ये मैंने मान लिया व्हील है और ये ग्राउंड है, तो इस पे ये कंटिन्यूअस आगे की तरफ इस तरफ को बढ़ रहा है। ये पॉइंट ए बोल दिया और ये ग्राउंड के कांटेक्ट में जो पॉइंट है बी है। अब देखो, अगर ये पहिया इस तरह से बढ़ता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पॉइंट ए ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा और ये पॉइंट बी इधर को मूव करके, क्यों ये पहिया ऐसे मूव कर रहा है तो ये बी पॉइंट भी ऐसे मूव कर रहा होगा, बी मूव करके एक ही जगह आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद जो सिचुएशन होगी इस व्हील की वो कुछ ऐसी होगी। अब जो है ये पॉइंट बी यहाँ पे आ चुका है और ये पॉइंट ए यहाँ पे आ चुका है, और पहिया अभी भी इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूम ही रहा है। थोड़ी देर बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये पॉइंट ए जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस पहुंच जाएगा और बी जो पॉइंट है वो वापस ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा। ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये पॉइंट बी वापस ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया है। तो ये सिचुएशन 1 था, ये सिचुएशन 2 है और ये सिचुएशन 3 है। अभी भी पहिया घूम रहा है आगे की तरफ। अब देखो, सिचुएशन 1 में पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में था वो बी है, और धीरे धीरे घूमते घूमते एक चक्कर लगाने के बाद सिचुएशन 3 में ये पॉइंट वापस ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट 1 से पॉइंट 3 तक इस व्हील ने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। क्यों? अगर एक बार रिवॉल्व करेगा तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था ग्राउंड के कांटेक्ट में, वो पॉइंट दोबारा से यहाँ पे आ चुका है। तो सिचुएशन 1 से 3 के बीच में इस व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये कई बार क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली हमें पूछा जा सकता है। तो वो डिस्टेंस होगी 2 इंटू पाई इंटू आर। अगर इस सर्किल का रेडियस, इस व्हील का रेडियस r है तो एक रिवॉल्यूशन में ये इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? ये आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट टच करेगा, ये करेगा, फिर ये करेगा, ये इस तरह करके एक रिवॉल्यूशन में सारे पॉइंट इस सर्किल के ग्राउंड से टच कर जाएंगे, और जब फाइनली घूम के सर्किल यहीं पे आएगा तो पूरा एक रिवॉल्यूशन खत्म हो जाएगा और सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस वो पहिया कवर कर चुका होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह की चीज कह दे तो उससे घबराना नहीं है, वो सिंपली सरकमफ्रेंस बताना चाह रहा है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन एज यूजुअल मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस लाई ऑन अ सर्किल।
एक रोम्बस है जिसके सारे चारों के चार वर्टिसेस सर्किल पे लाई कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है, फाइंड एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। गिवन क्या है, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्किल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है कि पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें 3.14 यूज करनी है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक ऐसे केस में सर्किल बना लो। अब इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे एक रोम्बस के चारों वर्टिसेस लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो रोम्बस बना लिया हमने। नेक्स्ट काम क्या है हमारा, सर्किल के अंदर वो रोम्बस बनाना। तो ये रोम्बस हो गया हमारा ए बी सी और डी। देखो रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो यहाँ पे हाफ इंटू डायगोनल्स क्या है इस रोम्बस के, एक डायगोनल क्या है, ये AC है, और दूसरा डायगोनल क्या है, ये DB है। तो हाफ इंटू AC इंटू BD। अब ये दोनों डायगोनल जो हैं ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे हमने मान लिया पॉइंट O। ये पॉइंट O जो है ये इस सर्किल का सेंटर भी होगा। अब AC और BD ये जो डायगोनल्स हैं इन दोनों की लेंथ अगर हमें किसी तरह पता चल जाए, क्यों, ये AC और BD ये क्या होंगे ये हमें पता चल जाए तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। AC और BD कैसे पता चलेंगे, देखो ये O जो है ये इस सर्किल का सेंटर है और हमें ये भी पता है कि जो डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस दे इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल, सो AC विल बी परपेंडिकुलर टू BD। और AC और BD अगर परपेंडिकुलर हैं तो AC और BD दोनों ही इस सर्किल के डायमीटर्स हुए या नहीं, दोनों ही सर्किल के डायमीटर हुए। तो अगर इस सर्किल का रेडियस हमने सपोज रेडियस हमने R एज्यूम कर लिया है, AC और BD दोनों डायमीटर हैं तो दोनों क्या होंगे, ट्वाइस द रेडियस, ये हमें पता चल चुका है। एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग यहाँ से कंटिन्यूएशन में क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू AC यानी कि 2R और BD यानी कि ट्वाइस इंटू R। AC और BD की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली तो ये 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, ट्वाइस इंटू R स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब ये R की वैल्यू सिर्फ हमें निकालनी है, इस सर्किल का रेडियस क्या होगा। इसके लिए हम कौन सा डेटा यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि सर्किल का एरिया जो है 1256 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और ये हमें दे रखा है 1256 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो R स्क्वायर विल बी 1256 बाई पाई। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करने को ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया है। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए, 400। इसे इक्वेशन 2 बोल दो। अब देखो हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस, जो कि हमने 2R स्क्वायर यहाँ निकालना था। एरिया ऑफ रोम्बस इज 2R स्क्वायर। अब R स्क्वायर हमने 400 ऑलरेडी निकाल लिया है तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस विल बी 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड। तो सबसे पहले तो एक सर्कुलर प्लेग्राउंड बना लिया, फिगर साथ साथ बनाते रहना है क्वेश्चन के, उससे बहुत ही आसानी होती है। एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड, तो सर्कुलर प्लेग्राउंड है तो एक सेंटर भी होगा इस सर्किल का, इसे मैंने O मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। अब ये जो ग्राउंड का सरकमफ्रेंस है, जो इस ग्राउंड की बाउंड्री है, मतलब ये जो बाउंड्री है, अगर यहाँ पे इस तरह से इस पूरी बाउंड्री पे मुझे फेंसिंग करनी है, ये जो इसका सरकमफ्रेंस है यही इस ग्राउंड की बाउंड्री हुई और इस पे मुझे इस तरह का कुछ फेंस करना है। तो इसका खर्चा जो है, जो रेट है वो 1 मीटर का 50 रुपए है, 50 पर मीटर। तो पूरे का कितना आएगा, पूरे का कितना आएगा। इस सर्किल का रेडियस तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैंने R मान लिया। अब देखो इसमें कंसेप्चुअली मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। 1 मीटर फेंस करने का खर्चा 50 रुपए है, तो पूरे प्लेग्राउंड का फेंस करने का कितना होगा। अगर किसी तरह मैं इस प्लेग्राउंड का सरकमफ्रेंस निकाल लूं तो 50 से उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, अगर 1 मीटर का 50 रुपया है तो पूरे सरकमफ्रेंस का कितना, पूरा सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर है। तो 1 मीटर का 50 है तो 2 पाई आर का क्या हो जाएगा, ₹50 इंटू 2 पाई आर। और यही जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन हमें निकालना है, ये क्या होगा। तो हमें इसमें क्या चाहिए, R। सिर्फ R की वैल्यू नहीं पता है, 50 ऑलरेडी दे रखा है, 2 और पाई नोन है। R कैसे निकालना है इस पे फोकस करो। एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड दे रखा है
तो इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? एरिया ऑफ ग्राउंड एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 22,176 स्क्वायर मीटर। इसे हमने रेडियस को r मीटर मान लिया है। तो एरिया ऑफ ग्राउंड क्या होता है? पाई r स्क्वायर इज 22,176। तो r स्क्वायर विल बिकम 22,176 बाई पाई। अब यहाँ पे पाई को आप क्या यूज करोगे? ये पूरी तरह से हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है। तो अब नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में 22/7 को अज्यूम करके ट्राई करने की कोशिश करो। इसको अगर आप करोगे ना तो ये पूरी तरह से देखो 22 इंटू 1 पूरा खत्म हो गया 17, तो ये नहीं जाएगा। और अगर आप 8 लिखोगे तो 8 इंटू 2 16 प्लस ये 70, सो 176 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। सो आर स्क्वायर विल बी, ये बच जाएगा 7056। अब आर स्क्वायर इज 7056, सो आर विल बी 84। आर की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई? 84 मीटर। अब आर की वैल्यू अगर 84 मीटर है तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू 84, आर इज 84, तो 7 इंटू 12 दैट इज ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो सरकमफ्रेंस इज 2 इंटू 22 इंटू 12, दिस इज 528 मीटर। अब हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो गया है। हमें कितना फेंस करना है? 528 मीटर फेंस करना है। 1 मीटर फेंस करने का कॉस्ट क्वेश्चन में ही हमारे लिए दे रखा है 50 रुपए है, ₹50 पर मीटर। 1 मीटर का 50 रुपया है, तो 528 मीटर का 50 इंटू 528 रुपीज हो जाएगा। तो 50 इंटू 528 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 528 विल बी 26,400 रुपीज। दिस विल बी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द इंटायर प्ले ग्राउंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है A circular pond is of 17.5 meter diameter. It is surrounded by a 2 meter wide path. एक सर्कुलर पॉन्ड है, सर्कुलर है तो इसका सेंटर मैंने वो मान लिया। इसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो सर्कुलर पॉन्ड है इट इज सराउंडेड बाय अ 2 मीटर वाइड पाथ। आपने नॉर्मली देखा होगा कि तालाबों के चारों तरफ चलने के लिए एक पतली सी पगडंडी होती है। वो पगडंडी जो सर्कुलर पाथ है वो यहाँ पे कह रहा है 2 मीटर है। तो अगर इस पॉन्ड का रेडियस मैं r मान लूं और ये डिस्टेंस जो है सर्कुलर पाथ का लेंथ ये ऑलरेडी 2 मीटर दे रखा है, तो ये जो आउटर सर्किल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा? r+2 होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने r मीटर मान लिया है, तो आउटर वाला जो है ये r+2 मीटर होगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वायर मीटर। ये जो पाथ हमें बिछानी है, ये जो रास्ता हमें बनाना है, तो कौन सा रास्ता है? ये वाला। ये पाथ आप समझ लो अभी मिट्टी का है, इसे हमें पूरी तरह से इसे ब्रिक से बिछाना है। 1 स्क्वायर मीटर बिछाने का रेट जो है वो 25 रुपए का है। तो पूरा पाथ बनाने का क्या रेट होगा? ये बहुत ही सिंपल है। इस पाथ का एरिया अगर मुझे मिल जाए, ये जो शेडेड रीजन है यही तो हमारा पाथ है, इसका एरिया अगर हमें किसी तरह मिल जाए तो उसे मैं 25 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 25 है तो जो भी एरिया आएगा उसका कितना होगा? तो हमारा काम वही है। तो ये जो r है ये पॉन्ड का रेडियस है। अब पॉन्ड का डायमीटर हमें 17.5 मीटर दे रखा है, तो r कितना हो जाएगा? 17.5 बाई 2 मीटर हो जाएगा। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 35/4 मीटर। तो ये r है हमारा 35/4 मीटर। इसे हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब जो ये शेडेड रीजन है ये कंसेंट्रिक सर्किल की तरह दिख रहा है। देखो सबसे पहला कंसेप्ट हमने कंसेंट्रिक सर्किल पढ़ा था, और कंसेंट्रिक सर्किल का जो एरिया है ये एरिया क्या पढ़ा था? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर सबसे बड़े सर्किल का एरिया यानी बाहर वाला ये आर, माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, सबसे छोटे सर्किल का एरिया अंदर वाला ये आर। तो ये जो पाई इंटू कैपिटल आर है ये क्या है? यहाँ पर r+2 है, माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। हम देखो पाई मैंने कॉमन ले लिया, r+2 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? r+2a प्लस बी इंटू r+2 माइनस आर। तो ये r कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फाइनली बचेगा 4r+4। इसे अगर मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लूं तो ये क्या बच जाएगा? 4 पाई इंटू r+1। अब ये r की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ से 35/4 है। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ पाथ क्या मिल गया हमें? एरिया ऑफ पाथ टू बी कंस्ट्रक्टेड, जो
सड़क हमें बनानी है उसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू आर प्लस 1। आर क्या है 35/4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4। अच्छा एक चीज यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है 3.14 लेनी है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो 4 इंटू पाई को मैंने 3.14 कर दिया और ये हो गया हमारा 39/4। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 122.46 मीटर स्क्वायर। तो इस पाथ का जो पूरा एरिया है वो 122.46 मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे देख लिया है कि 122.46 मीटर स्क्वायर है। अब 1 मीटर स्क्वायर पाथ बनाने का रेट जो है 25 रुपए का है। तो 122.46 का रेट क्या होगा, टोटल रेट क्या हो जाएगा, 1 मीटर का 25 रुपए है तो 122.46 का क्या हो जाएगा 122.46 इंटू 25, और इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3061.5 रुपीज, और यही पैसा यही लागत हमें आएगी ये रास्ता बनाने में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.5 स्क्वायर मीटर। तो एरिया जो है, अगर ये एक व्हील है, इसका सेंटर O मान लिया, रेडियस R मान लिया, तो एरिया इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर हमें 1.54 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। पाई को मैंने 22/7 ले लिया, आर स्क्वायर इज 1.54, इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये क्या मिलेगा हमने 1.54 इंटू 7/22। इसे अगर आप फर्दर ब्रेक डाउन करते हो तो 154 इंटू 7/22 इंटू 100, ये 7 टाइम्स में रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर r यहाँ से मैं निकालूं तो r बचेगा 7/10, दैट इज 0.7 मीटर्स। ये सिंपल था, ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन आगे कह क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। ये जो सर्कुलर व्हील है ये यहाँ से रोल करना शुरू करेगा और रोल करते हुए इस तरफ रोल करते हुए कहीं आगे पहुंच गया और वहां तक उसने 176 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। इतने में ये व्हील का कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले कंसेप्ट डिस्कस किया था, इन वन रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो हमें क्या पता चलता है कि 2 पाई आर डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन को सिग्निफाई करता है। अगर 2 इंटू पाई इंटू आर यानी कि सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस घूमे पहिया तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो अगर 1 मीटर घूमे तो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा 1/2 पाई आर रिवॉल्यूशन। कैसे हमें पता चला, यूनिटरी मेथड से 1/2 पाई आर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे। इसी तरह अगर हमें निकालना क्या है 176 मीटर कवर करे तो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा 176/2 पाई। तो अब देखो हमें r की वैल्यू पता है 176/2 इंटू 22/7 पाई को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और r इज 0.7। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये बचा 40। तो 40 रिवॉल्यूशंस ये व्हील कंप्लीट करेगा 176 मीटर ट्रेवल करने में। सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है अगर किसी भी सर्कुलर फिगर का, यहाँ पे वो व्हील है तो उसने अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर किया है। ये याद रखना, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कैसे विजुअलाइज करते हैं वो हमने अभी कुछ देर पहले थियोरी में डिस्कस किया था, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो 2 पाई आर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 सर्किल्स टच ईच अदर इंटरनली। 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। इसके बेसिस पे भी हमने एक थ्योरी का छोटा सा पोर्शन कवर किया था, अभी ये उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब 2 सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं तो छोटे वाले सर्किल को मैंने C1 बोल दिया, बड़े वाले को C2 बोल दिया। C1 का सेंटर जो है ये पॉइंट A कर दिया और C2 का सेंटर मैंने, बड़े वाले सर्किल का सेंटर मैंने पॉइंट B कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक और चीज एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो छोटा सर्किल है C1 इसका रेडियस R है और ये जो बड़ा सर्किल है C2 जिसका सेंटर B है इसका रेडियस क्या होगा, ये पॉइंट अगर P है तो B से लेकर के P तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने कैपिटल R बोल दिया। तो बड़े सर्किल का रेडियस कितना है, ये कैपिटल R है, छोटे सर्किल का R है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है,
कि द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सम ऑफ एरियाज क्या होगा, C1 का एरिया, छोटे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बड़े सर्किल का एरिया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमें 116 पाई दे रखा है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया है, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज 116। क्यों, ये पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे इक्वेशन से, इसे हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब देखो दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या होगा, ये ए और बी का डिस्टेंस होगा ना, ए बी का डिस्टेंस, ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ए बी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ए बी जो है ये ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी क्या होगा, बी पी माइनस ए पी। अब ये बी और पी, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, आर है, और ए पी क्या है, ए और पी, ये स्मॉल आर है। तो आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज 6। तो यहाँ से हम कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 6 प्लस आर, इसे इक्वेशन 2 बोल दिया। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में कैपिटल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज 116। स्मॉल आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ते हैं और ये कैपिटल आर को मैं 6 प्लस आर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सिंपल है। अब इसे ब्रेक करो, आर स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 12r इज 116, ये हो गया। This becomes 2r square plus 12r minus 80 is equals to 0। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। अब 6r को हम 10r माइनस 4r ऐसा लिख सकते हैं। 6r को लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करो, वहां पे ये सब हमने सीखा है। इन दोनों टर्म में अगर मैं r को कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा r इंटू आर प्लस 10 माइनस इन दोनों टर्म में और 4 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा r प्लस 10, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बच गया, r माइनस 4 इंटू आर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मिलता है, r की वैल्यू या तो 4 है और r की वैल्यू माइनस 10 है। अब ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं होगा, तो r इज 4। सो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लार्ज सर्किल, बड़ा सर्किल का क्या होगा, 6 प्लस आर दैट इज 6 प्लस 4 एंड इट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो दो सर्किल्स यहाँ पे हमने देखे कि इंटरनली टच कर रहे हैं, और इस कंसेप्ट को हमने थियरी में भी सीखा था और इसके बेसिस पर यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ये सेक्टर ऑफ ए सर्किल के बेसिस पे मैंने आपके लिए तैयार किया है। इस क्वेश्चन में सेक्टर के एग्जाम्पल में जो हमने बेसिक चीजें सीखी थी, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क, करस्पॉन्डिंग आर्क, ये दोनों निकालने के बारे में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रल एंगल ऑफ 2 सेक्टर्स ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 एंड 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे सामने 2 सर्किल है, तो 2 सर्किल हम बना लेते हैं। एक का रेडियस 7 है और एक का 21 है। तो ये हो गया हमारा सर्किल C1 विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा सर्किल C2 विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या कहते हैं। द सेंट्रल एंगल ऑफ 2 सेक्टर्स ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 7 एंड 21 सेंटीमीटर्स आर रिस्पेक्टिवली 120 एंड 40 डिग्री। इन दोनों सर्किल में एक सेक्टर है। 7 सेंटीमीटर वाले सर्किल में जो सेक्टर है वो 120 डिग्री एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। ये एंगल, ये अगर इसका सेंटर O मैंने मान लिया तो ये जो एंगल है ये एंगल 120 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया और इसे मैंने B बोल दिया। सिमिलरली इस दूसरे सर्किल का सेंटर मैंने P मान लिया और क्या कह रहा है कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेक्टर वो 40 डिग्री है। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्टर बना लिया जो सेंटर पे 40 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इसे मैंने C बोल दिया और इसे मैंने D बोल दिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे फाइंड द एरियाज ऑफ 2 सेक्टर्स, दोनों सेक्टर का एरिया निकालना है, एज वेल एज द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB एंड AOB in circle C1 and area of sector PCD। PCD कहाँ पे है, इन सर्किल C2। साथ ही हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB एंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क CD, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले एरिया से शुरुआत करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रेडियस तो हमें पता है 7,
यहाँ पे हमें 21 पता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये हमने थियोरी में सीख लिया था। ये होता है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। ये थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाई सेक्टर एट द सेंटर। यहाँ पे 120 और यहाँ पे 40। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकालते हैं। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर इज 7, सो आर स्क्वायर बाई 360 और इंटू थीटा ऑलरेडी यहाँ पे 120 दे रखा है तो 120 कर दिया। तो 120 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। पाई को हमने 22/7 लिख दिया इंटू 7 का स्क्वायर हो गया और ये 3 यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इस सेक्टर का एरिया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर PCD। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपली फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, बट एक बार मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो आपको क्लियर हो जाए। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर PCD अगर निकालता हूँ तो ये भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। पाई को मैंने 22/7 लिख दिया। आर क्या है? 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 लिख दिया बाई 360 है। और ये जो थीटा है, ये थीटा यहाँ पे 40 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7 जो है 21 को 3 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। 3 और 360 120 हो जाएगा और ये 3 हो गया 3 इंटू 7। सो फाइनली हमारे पास बचा 7 इंटू 22 एंड दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमारे लिए 154 हो गया। तो दोनों एरिया हमने निकाल लिए। अब जहां तक बात आती है ये आर्क की, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB निकालते हैं। लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB अगर मैं निकालूं तो ये कैसे निकलेगा? सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। तो 2 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 22/7 कर दिया पाई को। रेडियस हमारा ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर दे रखा है बाई 360 और थीटा जो है ऑलरेडी 120 क्वेश्चन में दे रखा है। ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स में, 7 हमारा कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बचा? 44/3 सेंटीमीटर और यही हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क AB। अब हम लोग ये निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क CD। देखो लेंथ ऑफ आर्क CD क्या होगा? फिर से यही फॉर्मूला 2 पाई आर बाई 360। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इंटू थीटा। अब यहाँ पे आर की जो वैल्यू है ये 21 है और थीटा की जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं और लेंथ ऑफ आर्क CD निकालते हैं। तो 2 इंटू पाई को मैंने 22/7 कर दिया, आर को 21 कर दिया, 360 एज इट इज रह गया और थीटा की वैल्यू 40 है। तो ये कैंसिल आउट हो गया 9 टाइम्स में, ये 3 से हो गया और ये, तो इसकी वैल्यू भी क्या हुई? 44/3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क CD इज 44/3 सेंटीमीटर। तो इस सेक्टर का एरिया हमारे लिए आया था 154/3 और AB की लेंथ आई 44/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे बड़े सर्किल में हमारे पास इसका एरिया आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ CD यहाँ भी आई हमारे लिए 44/3 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सेक्टर के एरिया और करस्पॉन्डिंग आर्क के लेंथ के फॉर्मूले का एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेक्टर से रिलेटेड है। ये सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे स्ट्राइक होगा? क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो कि एक जो घड़ी होती है उसका मिनट हैंड, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे पहले एक सर्कुलर वॉच मैंने एज्यूम कर लिया जिसका सेंटर O है और इसका मिनट हैंड जो है इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इस पॉइंट को मैंने P मान लिया तो इस सर्किल का रेडियस ही जो है वो 14 सेंटीमीटर हो गया। अभी तक हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अगर ये मिनट हैंड यहाँ से मूव करके 5 मिनट आगे पहुंच जाए तो कितना एरिया स्वीप करेगा? मान लो यहाँ से ये 5 मिनट मूव करके यहाँ पे आ गया क्यूब पे, तो ये जो एरिया है ये क्या होगा, कितना होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये एक सर्किल के सेक्टर का प्रॉब्लम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी घड़ी है इसे हमने एज्यूम कर लिया सर्कुलर शेप की है जिसका सेंटर O है
मिनट हैंड का लेंथ ऑलरेडी 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ओपी अगर 14 है, ओक्यू भी 14 होगा। क्यों 14 होगा? क्योंकि रेडियस है एक सर्किल के हमेशा बराबर ही होंगे। 5 मिनट में हमारा काम, अगर मैं ये जो एंगल है इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। अगर मैं किसी तरह ये थीटा निकाल लूं, किसी तरह अगर मैं ये थीटा निकाल लूं, तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या हो जाएगा? एरिया एस जो है ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर POQ। POQ सेक्टर का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। रेडियस ये आर हमें पता है, आर क्या है? 14 सेंटीमीटर। पाई नोन है, बाकी सारी चीजें हमारे पास नोन है, सिर्फ ये थीटा हमें जानना है। अब थीटा आप कैसे निकालोगे? ये देखो, क्वेश्चन में ही इसका हिंट दे रखा है। क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्या कर रहा है कि कितने देर में? 5 मिनट में। 5 मिनट में मिनट हैंड मूव कर गया तो हमें एरिया निकालना है। अब आपको घड़ी अगर देखते हो तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हो कि जो ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड P इस पॉइंट से घूमकर ये पूरा चक्कर लगाकर यहाँ वापस P पर कितने देर में आएगा? यहाँ से जब चला और फिर यहाँ पे आया है तो ये आएगा 60 मिनट में। 60 मिनट में मिनट हैंड एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो 60 मिनट में अगर एक चक्कर पूरा कर रहा है तो कितना एंगल पूरा कर रहा है? रोटेट कितना कर रहा है सेंटर पे? यहां से स्टार्ट किया और इस तरह से पूरा रोटेट करके यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो गया? ये 360 डिग्री हो गया। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है मिनट हैंड। तो एक मिनट में कितना करेगा? 360 बाई 60। तो 5 मिनट में कितना करेगा? 360 बाई 60 इंटू 5। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 30 डिग्री मिलेगा। तो ये जो थीटा है ये 30 डिग्री हो गया। अब जब हमें थीटा पता चल चुका है तो ये एरिया निकालना बहुत ही इजी हो गया। एरिया हम लोग देखो पाई 22/7 यूज करना है, ऑलरेडी दे रखा है, तो इस पाई को मैंने यहाँ पे 22/7 सब्स्टिट्यूट कर दिया। रेडियस 14 है, 14 का स्क्वायर कर दिया। थीटा 30 है और नीचे 360 है। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है एरिया स्वेप्ट बाय दिस मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अगर इस 5 मिनट के जगह हमें 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट कुछ भी दे, हम लोग सिंपली ये थीटा को डिराइव करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया। ये कंसेप्ट के लिए मैंने बताया है। इस मिनट हैंड और आवर हैंड, सेकेंड्स हैंड, इन सब के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। अगर पूछेगा कि सेकेंड हैंड का क्वेश्चन हो, सेकेंड, यहाँ तो हमें मिनट हैंड बोला है, अगर सेकेंड हैंड मूव करता है कितने सेकेंड में एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है सेकेंड हैंड, तो 60 सेकेंड में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है सेकेंड हैंड। तो ये याद रखना है हमें। यहाँ पे मिनट हैंड था तो वो 60 मिनट में करता है, सेकेंड हैंड अगर होगा तो वो 60 सेकेंड में करेगा। इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें थीटा निकालना है। अगर थीटा निकल गया तो क्वेश्चन बन गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। सबसे पहले हमने एक सर्किल बना लिया विथ सेंटर। अब एक कॉर्ड है जो यहाँ सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कॉर्ड हमने बना लिया AB, और ये कॉर्ड इस सेंटर पे थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है और ये थीटा की वैल्यू हमें 90 दे रखी है। अब इस सर्किल का रेडियस देखो ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, यानी R की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री दे रखी है। निकालना क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं। इसका फॉर्मूला अभी हमने इसी क्लास में डिराइव किया था। ये जो शेडेड रीजन है जो मैंने मार्क किया है, ये है हमारा माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? आर स्क्वायर हमारा कॉमन रहेगा, पाई इंटू थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर ये डेरिवेशन कैसे हुआ है आपने देखा होगा तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, पर बिना डेरिवेशन देखे अगर इसे सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर नहीं देखा है तो पहले इसका डेरिवेशन देख लो इसी वीडियो में। अब देखो ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 10, तो आर स्क्वायर विल बी 10 का स्क्वायर। पाई को क्वेश्चन में ही दे रखा है 3.14 लेना है, तो ले लिया मैंने 3.14। थीटा 90 दे रखा है बाई 360 माइनस
साइन थीटा बाई 2, अब थीटा 90 है तो थीटा बाई 2 45 हो गया, तो साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा हमें, 100 इंटू ये 4 टाइम्स में चला जाएगा 3.14 बाई 4 माइनस साइन 45 एंड कॉस 45, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बचेगा 314/4 माइनस 100/2। इससे अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बच जाएगा 314 माइनस 200/4, दैट इज 114/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका एरिया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन अगले पार्ट में, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट जो है उसे मैं अगर ब्लू से शेड कर दूं तो वो कौन सा होगा, देखो ये रीजन होगा, रेड शेडेड रीजन का एरिया 28.5 है, यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया 28.5 है। पूरे सर्किल का एरिया अगर मैं निकाल लूं, एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, पाई इज 3.14, आर स्क्वायर इज 100, क्यों आर 10 है ना, तो आर स्क्वायर 100 हुआ, तो ये हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया ऑफ सर्किल में से अगर मैं इस छोटे वाले सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया जो कि 28.5 है उसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सर्किल का एरिया क्या हो गया 314 और माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल फाइंड इट टू बी 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो माइनर मेजर सेगमेंट है इसका एरिया हो गया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनर का हो गया 28.5 सेंटीमीटर। तो देखो अभी आज के क्लास में ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो चैप्टर हमारे सिलेबस में था वो पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है, सारे थ्योरी के पॉइंट्स देख लिए हैं और 7-8 हमने सैंपल क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिससे थ्योरी के सारे पोर्शन हमें प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस और थ्योरी कंसेप्चुअली जो समझाया गया है सभी समझ में आया होगा। जो भी टेक्स्ट बुक आप यूज कर रहे हो उसमें इस चैप्टर को थ्योरी से स्टार्ट करो पढ़ना और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट करो। ये एक ही वीडियो है जिसमें हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अब मिलते हैं अगले क्लास में जहां हम लोग वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले क्लास में।